मशहूर ज़माना हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट चैप्टर 3 कुछ सीनियर फौजी कमांडरों की पेशा वराना जिम्मेदारियाँ। हिस्सा 5 की मरकज़ी रिपोर्ट के अबवाब 1, 2 और 5 में हमने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की शिकस्त के असबाब और वाक़यात के इखलाकी और इंज़बाती पहलुओं पर बात की है और कुछ सीनियर अफसरान के इनफरादी जिम्मेदारी पर भी रोशनी डाली है। ज़िमनी रिपोर्ट के गुज़िश्ता 2 अबवाब में हमने उन पहलुओं पर मज़ीद मुशाहिदात पेश किए हैं और मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात कुछ फ़ौजी अफसरान के तर्ज़ अमल पर तबसरा किया है। ताहम ये सवाल बाकी है कि आया कुछ सीनियर फ़ौजी कमांडरों के ख़िलाफ़ उनकी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की अंजामदही में नाकामी पर कोई इंज़बाती कार्रवाई ज़रूरी है या नहीं, जो कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में जंग के दौरान अंजाम दी। इंज़बाती कार्रवाई की नोयत। मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात कुछ सीनियर अफसरान की वाज़ेह कमज़ोरियों और गफलत को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस मामले में दरकार इंज़बाती कार्रवाई की नोयत पर फ़िक्रमंदी से गौर किया। हमने पाया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मुतअद्दिद दफ़ात मौजूद हैं जो इस मामले पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले दफ़ा 24 मौजूद है जो इस तरह बयान की गई है: दुश्मन से मुतल्लक जराइम और सज़ाए मौत। जो उस शख्स इस एक्ट के तहत दर्ज झैल जराइम में कोई जुर्म करता है, यानी ए शर्मनाक तरीके से किसी किले, फसील, हवाई अड्डे, जगह, चौकी या गार्ड को छोड़ देता है या सुपुर्द कर देता है जो उसके सुपुर्द किया गया हो या जिसका दफा करना उसका फ़र्ज हो, या किसी कमांडिंग अफीसर या किसी और शख्स को उनमें से किसी फेल को अंजाम देने पर मजबूर या कायल करने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल करता है, या बी दुश्मन की मौजूदगी में शर्मनाक तरीके से अपने हथियार, गोला बारूद, औजार या सामान फेंक देता है या ऐसी बेज़ाब्तगी से पेश आता है जिससे बुज़दिली ज़ाहिर हो, या सी जानबूझकर कोई अल्फाज या दीगर ज़राए इस्तेमाल करता है ताकि इस एक्ट के तहत किसी शख्स को या इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1932 या पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 या पाकिस्तान नेवी आर्डीनेंस 1961 के तहत किसी शख्स को दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने से बाज रहने या ऐसे अफराद को दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने से हौसला शिकनी करने पर मजबूर करे, या डी बराह रास्त या बिलवास्ता गद्दारी के साथ दुश्मन से ख़तो किताबत करता है या दुश्मन को इंटेलिजेंस फराहम करता है, या अगर ऐसी ख़तो किताबत या इंटेलिजेंस का इल्म हो और वो उसे अपने कमांडिंग या दीगर आला अफसर को नहीं बताता, या ई बराह रास्त या बिला वास्ता दुश्मन की मदद करता है या उसे हथियार, गोला बारूद, साजो सामान, सप्लाईज या रकम फराहम करता है, या जानबूझकर दुश्मन को पनाह देता है या उसकी हिफाजत करता है जबकि वो कैदी ना हो, या एफ गद्दारी के साथ या बुज़दिली के बायस दुश्मन को अमन का झंडा भेजता है, या जी जंग के दौरान या किसी ऑपरेशन के दौरान जानबूझकर कैंप, किला या क्वार्टर्स में गलत अलार्म देता है या ऐसी अफवाह फैलाता है जो खौफो हरास या मायूसी पैदा करें, या एच जंग की हालत में अपने कमांडिंग अफीसर को छोड़ता है या बगैर बाकायदा रिहाई या इजाज़त के अपनी चौकी, गार्ड, पैकेट, गश्त या पार्टी को छोड़ता है, या आई अगर जंगी कैदी बना लिया जाता है तो अपनी मर्जी से दुश्मन के साथ खिदमत करता है या उसकी मदद करता है, या जे फाल सर्विस के दौरान जानबूझकर कोई ऐसा अमल करता है जो पाकिस्तान की अफवाज या उनके साथ ऑपरेट करने वाली किसी फ़ौज की कामयाबी को ख़तरे में डालने का सबब बने, उसे कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाए मौत या इस एक्ट में मज़कूरा किसी कम सज़ा के साथ सज़ा दी जाएगी। दफ़ा 25 भी मुतलका है, उसका मतन दर्ज झैल है। दुश्मन के मुतल्लक जराइम जो सज़ाए मौत के काबिल नहीं हैं। कोई भी शख्स जो इस एक्ट के तहत फ़ाल सर्विस में हो और ए अपने आला अफसर के हुक्म के बगैर कैदी, जानवर या सामान हासिल करने के लिए सफ़ों से निकल जाता है या ज़ख्मी अफराद को पीछे ले जाने के बहाने ऐसा करता है, या बी अपने आला अफसर के हुक्म के बगैर जानबूझकर किसी जायदाद को तबाह या नुकसान पहुँचाता है, या सी एहतियात की कमी, हुक्मअदूली या फ़र्ज़ की जानबूझकर गफलत की वजह से कैदी बन जाता है, या कैदी बनने के बाद जब वो दोबारा सर्विस में शामिल हो सकता हो तो ऐसा करने में नाकाम रहता है, या डी बगैर मजाज अथॉरिटी के दुश्मन के साथ ख़तो किताबत करता है या इंटेलिजेंस फराहम करता है या दुश्मन को अमन का झंडा भेजता है, या ई ज़बानी, तहरीरी इशारों या किसी और तरीके से ऐसी अफवाहें फैलाता है जो खौफ या मायूसी पैदा करने का बायस हों, या एफ किसी कार्रवाई में या कार्रवाई से पहले ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो खौफ या मायूसी पैदा करने का बायस हों, उसे कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई जाएगी और उसे 14 साल तक सख्त कैद या इस एक्ट में जिक्र करदा किसी कम सज़ा के साथ सज़ा दी जाएगी। आखिरकार दफ़ा 55 अमूमी नोयत की है और वो कुछ इस तरह से है:
अच्छे नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी कोई भी शख्स जो इस एक्ट के तहत हो और किसी अमल, रवैये, बदनज़मी या फ़ौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो, उसे कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई जाएगी और उसे 5 साल तक सख्त कैद या इस एक्ट में ज़िक्र करदा किसी कम सज़ा के साथ सज़ा दी जाएगी। हम इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि जंग में शिकस्त चाहे वो हथियार डालने तक क्यों ना पहुँचे, लाजमी तौर पर फ़ौजी जुर्म के तौर पर काबिल सज़ा नहीं है, जब तक ये मुतलका कमांड की अपनी जिम्मेदारियों में जानबूझकर गफलत की वजह से ना हो। ये गफलत दुश्मन की नीयत, ताकत, अपने वसाइल, ज़मीन वगैरह की सूरत हाल को समझने में हो सकती है, या जंगी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, उनको अंजाम देने में, या हालात के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई करने में जानबूझकर नाकामी की सूरत में। जंगी असूलों और तस्लीम शुदा तकनीकों को नज़रअंदाज करना साफ तौर पर मुजरमाना गफलत के मुतरादफ होगा और उसे दुरुस्त फैसले में दयानतदाराना गलती के तौर पर माफ़ नहीं किया जा सकता। किसी मखसूस सूरत से निपटने के लिए मुनासिब कार्रवाई इख्तियार ना करना और ये बहाना बनाना कि उसके अफसरान ने बर वक्त उसे सही मशवरा नहीं दिया, उसे बचा नहीं सकता। हमारे ख्याल में हर कमांडर से ये फ़र्ज़ किया जाना चाहिए कि वह अपनी रैंक के मुताबिक काबिलियत और सलाहियत रखता है और उसे लाजमी तौर पर अपनी नाकामी के लिए मुकम्मल जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जंग में उसकी शिकस्त ऐसे अवामल की वजह से हो जो वाज़े तौर पर उसकी मुजरमाना गफलत से मुंसलिक हों, जैसे बर वक्त सही इकदाम ना करना, सवाए उन हालात के जो उसके इख्तियार से बाहर हों। वो उस वक्त भी सज़ा का मुस्तहिक होगा अगर वो जंग लड़ने का अज़म ज़ाहिर ना करे और दुश्मन के सामने उस वक्त हथियार डाल दे जबकि उसके पास अब भी मज़ामत करने के लिए वसाइल और सलाहियत मौजूद हो। ऐसा अमल पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ा 24 की शेख 1 के तहत वाज़े तौर पर आता है। ज़रूरत और सज़ा के लिए जवाज़। मुख्तलिफ तबकात, पेशों और सर्विसेज से तल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में गवाहों के ख्यालात सुनने के बाद कमीशन का ये ख्याल है कि इन सीनियर फ़ौजी कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई करने की अशद ज़रूरत पर इत्फाक़ पाया जाता है, जिन्होंने अपनी पेशा वराना नाअहली, मुजरमाना गफलत और अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में जानबूझ कर लापरवाही की, और उस वक्त जब उनके पास दुश्मन का मुकाबला करने की सलाहियत और वसाइल मौजूद थे, लड़ाई से पीछे हटकर पाकिस्तान को रुसवाई और शिकस्त से दो चार किया। हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ सर्विस से रिटायर काफ़ी नहीं, बल्कि मुनासिब और सख्त इंज़बाती कार्रवाई ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शर्मनाक कारकर्दगी दोबारा पेश आने को रोका जा सके, जैसा कि 1971 की जंग के दौरान हुआ। हमारा मानना है कि ऐसी कार्रवाई न सिर्फ कौम की सज़ा की तलब को पूरा करेगी जहाँ सज़ा ज़रूरी हो, बल्कि पेशा वराना एहतसाब के तस्वर को भी उजागर करेगी, जिसे सीनियर फौजी अफसरान शायद इस वक्त भूल चुके हैं जब से वो सियासत, सिविल इंतज़ामिया और मार्शल लॉ की जिम्मेदारियों में मुलव्वस हो गए हैं। फौजी अदालत के ज़रिए कार्रवाई के मुतकाज़ी मुकदमात। मौजूदा रिपोर्ट के हिस्सा 3 में हमने तफसील से मशरकी पाकिस्तान के दिफा के तस्वर पर बात की है जो लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी ने अपनाया था, और उसके बाद उनके डिवीजनल और ब्रिगेड कमांडरों ने जो मनसूबे तैयार किए थे ताकि मशरकी पाकिस्तान में मौजूद वसाइल के अंदर इस तस्वर को नाफज किया जा सके। हमने उन अहम वाक़यात का जिक्र किया है जिनमें अच्छी तरह से महफूज मजबूत मुकामात और किलों का बगैर लड़े हथियार डालना, एक डिवीजनल कमांडर का अपने इलाके की जिम्मेदारी छोड़ देना, ब्रिगेड्स और बटालियन का बेकाबू और गैर दानिशमंदाना तरीके से मखसूस चौकियों से पीछे हटने की कोशिश में मुंतशिर होना, और ज़ख्मियों और बीमारों को छोड़ देना जो कि इंसानी और फौजी इक़दार की खुली बेहिसी ज़ाहिर करता है। हमने ये भी देखा है कि मशरकी कमांड भारत के साथ मुकम्मल जंग की मनसूबाबंदी में नाकाम रही और ख़ास तौर पर ढाका के दिफा के लिए कोई इंतज़ाम ना किया गया जिसे मशरकी पाकिस्तान का सियासी और फौजी मरकज़ करार दिया गया था। हमने उन दर्दनाक वाक़यात का जिक्र भी किया है जो इस नुक्ता पर पहुँचे कि इतनी बड़ी तादाद में अफराद और साजो सामान भारतीय फ़ौज के सामने उस वक्त हथियार डालने पर मजबूर हो गए जब तमाम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा अरसा तक मुज़ाहमत करने के काबिल थी। इस हवाले से हमने मशरकी कमांड की तरफ से जारी करदा नाकाबिले फ़हम अहकामात को भी नोट किया है जिनके तहत हथियार डालने से कबल जंगी सामान की तबाही रोकने का कहा गया था, और हथियार डालने की तकरीबात में भारतीय जनरल्स की मौजूदगी में मशरकी कमांड के कमांडर ने शर्मनाक और अफसोसनाक रवैया अपनाया। आखिर में हमने ये भी देखा कि कैद के दौरान जबलपुर भारत में लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी ने अपने मातहत कमांडरों को धमकियों और लालच के ज़रिए एक हम आहंग कहानी पेश करने पर आमादा करने की कोशिश की ताकि जंग में अपनी जिम्मेदारियों को कम किया जा सके। इस तजिए की रोशनी में जो हमारी फ़ौज के मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के वाक़यात और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतलका दफ़ात के हवाले से पेश किया गया है, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दर्ज ज़ैल सीनियर अफसरान को उनके खिलाफ दर्ज इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल के ज़रिए मुकदमे का सामना करना चाहिए, और हम इसके मुताबिक सिफारिश करते हैं।
जिन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए उनमें पहले नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, कमांडर मशरकी कमांड। नंबर 1 ये कि उन्होंने जानबूझकर इस बात को समझने की नाकामी का मुजाहरा किया कि भारत के साथ मुकम्मल जंग के आगाज़ का ख़तरा मौजूद है, हालांकि इसके बरक्स वाज़े इशारे मौजूद थे, जैसे भारतीय वज़ीर आज़म और दीगर अहम हुकूमती रहनुमाओं के ऐलानात, अगस्त 1971 में इंडो सोवियत माहदे पर दस्तखत, भारतीय फ़ौज के 8 डिवीज़नों, भारतीय फ़ज़ाइया के 11 स्क्वाड्रन और भारतीय बहरिया की बड़ी फ़ोर्स का मशरक़ी पाकिस्तान के इर्द गिर्द जमा होना और GHQ की तरफ से मशरक़ी पाकिस्तान पर भारतीय हमले के मनसूबों के हवाले से काबिल एतमाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर उन्हें दी जाने वाली वाज़ेह तंबीह, जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी अफवाज को अगली साव में तैनात रखना जारी रखा। हालांकि ये तैनाती भारत की खुली जारियत के दिफा के लिए बिल्कुल नामुनासिब हो चुकी थी। 2 ये कि उन्होंने अपनी रैंक, सीनियरिटी और तजर्बे के मुताबिक एक फ़ौजी कमांडर से मुतब्बका पेशा वराना महारत, पहल करने की सलाहियत और दूरअंदेशी की शदीद कमी का मुजाहरा किया। इस हकीकत को ना समझने में कि उनके मिशन के वो हिस्से जो इंसदादे बगावत ऑपरेशंस और बागियों को बांग्लादेश कायम करने के लिए किसी भी इलाका का कंट्रोल हासिल करने से रोकने से मुतल्लक थे, 21 नवंबर 1971 के आसपास भारत के मुकम्मल हमले के आगाज़ के तनाज़र में गैर मुतल्लक हो चुके थे और उस वक्त से उनके मिशन का सबसे अहम हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान का बैरूनी जाहरियत से दफा करना और कोर को बरकरार रखना और मशरक़ी पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाना था, जिसके नतीजे में वो बर वक्त अपनी अफवाज को मरकूज़ करने में नाकाम रहे और ये नाकामी बाद में तबाहकुन नताइज का बायस बनी। नंबर 3 ये कि उन्होंने नाकाबिले माफ़ी गफलत का मुजाहरा करते हुए किलों और मजबूत मुकामात के तसव्वुर को अपनाया बगैर उसके तकनीकी पहलुओं को पूरी तरह समझे, जिनमें शामिल था कि वो एक दूसरे की मदद कैसे कर सकेंगे, दुश्मन के किसी किले को नज़रअंदाज करने या ज़्यादा तादाद में फ़ौज भेजकर उस पर गालिब आने की सूरत में दुश्मन पर हमला करने के लिए ज़रूरी ज़खायर की दस्तियाबी और एक गैर मुखालफ आबादी की मौजूदगी। इसका तबाहकुन नतीजा ये हुआ कि उन्हें हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि 16 दिसंबर 1971 को कई किले और मजबूत मुकामात अब भी महफूज थे। 4 ये कि वो मुजरमाना गफलत के मुर्तकब थे कि उन्होंने 15 जुलाई 1971 को जारी किए गए अपने ऑपरेशनल हदायतनामा नंबर 4 में कोई वाज़ेह हदायत शामिल नहीं की थी, जिसमें भारतीय हमले का मुकाबला करने और गैर ज़रूरी इलाके को छोड़कर मशरक़ी पाकिस्तान को बरकरार रखने के लिए दरिया की रुकावटों के पीछे फोर्सेस की मुनज़्ज़म वापसी का मनसूबा हो। 5 ये कि उन्होंने ढाका के दफा के लिए कोई मस्बत मनसूबा ना बनाकर जानबूझकर लापरवाही की और इंतहाई दर्जे की मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया। 6 ये कि उन्होंने फ़ौजी क़यादत और पुख्ता फैसलों की कमी का मुजाहरा किया जब उन्होंने अपने मतहत कमांडरों से मुतालबा किया कि वो एक साथ माजी दफा पोजीशन बरकरार रखें, बगैर फ़ौजियों के किले पर कब्जा करें और फिर भी किसी पोजीशन से उस वक्त तक पीछे ना हटें जब तक 75% नुकसान ना हो, यानी 75% आर्मी शहीद या मारी ना जाए और 2 दर्जे ऊपर से इजाज़त ना ली जाए, जो कि मामूल के 1 दर्जे ऊपर से मुख्तलिफ था। इसका नतीजा ये हुआ कि कई फार्मेशन कमांडर उलझन और हैरानी का शिकार हो गए और उन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ की जो ऑपरेशन की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए नुकसानदेह थीं, जिससे गैर ज़रूरी हलाकतें, बेतरतीबी और दुश्मन के दबाव के तहत गैर मुनज़्ज़म और गैर मनसूबा बंद पिस्पाइयाँ पैदा हुईं। 7 ये कि उन्होंने जंग के मुरवजा असूलों को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हुए मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया जब उन्होंने 53 ब्रिगेड को ढाका से बाहर मुंतकिल कर दिया, जो पहले कोर के ज़खायर के तौर पर रखी गई थी। 8 ये कि वो मुजरमाना गफलत के मुर्तकब थे क्योंकि उन्होंने पेशगी नकलो हमल, कश्तियों वगैरह के मुनासिब इंतजाम को यकीनी नहीं बनाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ढाका के दिफा के लिए फोर्सेस को आखिरी लम्हे में आगे की पोजीशनों से वापस बुलाने कि उनकी मायूस कुन कोशिश नाकाम हो गई और जो फौजी ढाका पहुंचने में कामयाब हुए वो भारी साजो सामान के बगैर पहुंचे और रास्ते में गैर ज़रूरी जानी नुकसानात भी उठाने पड़े। 9 ये कि उन्होंने ढाका का दफा करने में नाकामी का मुजाहरा किया और शर्मनाक और कबल अज़ वक़्त हथियार डालने पर राज़ी हो गए, हालांकि उन्होंने खुद कमीशन के सामने इस बात का एतराफ़ किया था कि भारतीयों को हमला करने के लिए कम अज़ कम 7 दिन का अरसा दरकार होता और ढाका के दिफा को कमज़ोर करने के लिए मज़ीद 1 हफ़्ता लगता। इसके बावजूद उनके मनसूबों में कमी, मर्दों और सामान की दुश्मन के मुकाबले में नाकाफ़ी तादाद, फ़िज़ाई मदद की अदम मौजूदगी और मुक्ति बाहिनी की ढाका के इर्द गिर्द मौजूदगी जैसे अवामिल थे। 10 ये कि उन्होंने जानबूझकर GHQ को हद से ज़्यादा मायूस कुन और खौफनाक रिपोर्ट्स भेजीं ताकि हथियार डालने की इजाज़त हासिल की जा सके, क्योंकि वो 6 या 7 दिसंबर 1971 को ही लड़ने की हिम्मत हार चुके थे, जो कि जंग के पूरे इंतज़ाम में उनकी बद इंतज़ामी और मतहत कमांडरों को मुतासर करने, रहनुमाई करने और उनकी हौसला अफजाई करने की सलाहियत से महरूमी की वजह से था।
11 ये कि उन्होंने जानबूझकर और ऐसे मकासद और वजूहात की बिना पर जो समझना और सराहना मुश्किल है सामान तबाह करने के मंसूबों को रोक दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हथियार डालने के बाद बड़ी मिकदार में कीमती जंगी साजो सामान भारतीय अफवाज के हवाले कर दिया गया। हालांकि GHQ ने 10 दिसंबर 1971 के सिग्नल के जरिए वाज़े तौर पर सामान तबाह करने के मंसूबों पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 ये कि उन्होंने इंतहाई शर्मनाक और जिल्लत आमेज़ रवैया इख्तियार किया जब उन्होंने खुद भारतीय कमांडर इन चीफ को जंग बंदी की पेशकश की, जब उन्होंने भारतीय और मुक्ति बानी की मुश्तरका कमांड के सामने हथियार डालने वाले दस्तावेज़ों पर दस्तखत किए, जब वो ढाका एयरपोर्ट पर भारतीय जनरल अरोड़ा का इस्तेमाल करने के लिए मौजूद थे, जब उन्होंने अपने ADC को हुक्म दिया कि वो मज़कूरा जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करे, और जब उन्होंने एक अवामी तकरीब में हथियार डालने की भारतीय तजवीज़ को कबूल किया जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के लिए हमेशा के लिए शर्मिंदगी का बायस बना दिया। 13 ये कि वो ऐसे गैर मुनासिब रवैये के मुर्तकब हुए जो उनके रैंक और सीनियर ओहदे के अफसर और कमांडर के शयान शान नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिनसी बेराह रवी और पान की मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान में स्मगलिंग में मुलव्वस होने की बदनाम ज़माना शोहरत हासिल की, जिसका नागुज़ीर नतीजा ये निकला कि वो अपने मतहतों में इज़्ज़त और एतमाद को मुतासर करने में नाकाम रहे। उनकी कायदाना सलाहियतें और अज़म कमज़ोर हुआ और उन्होंने अपने कमांड के अफसरान और सिपाहियों में नज़्म ज़ब्त और इखलाकी म्यार में नरमी को भी फ़रोग़ दिया। 14 ये कि जंगी कैदी की हैसियत से जबलपुर हिंदुस्तान में कैद के दौरान और पाकिस्तान वापस आने पर उन्हें अपनी डिवीज़न और ब्रिगेड के कमांडरों पर नाहक असर अंदाज होने की कोशिश की, ताकि वो उन्हें धमकियों और लालच देकर ऐसा कायल करें कि वो GHQ ब्रीफिंग कमेटी और तहकीकाती कमीशन के सामने मशरकी पाकिस्तान के वाक़यात का हम आहंग और रंगीन विजन पेश करें, ताकि वो अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी को कम कर सकें। 15 ये कि पाकिस्तान वापस आने पर उन्होंने जानबूझकर एक झूठी और बेईमान पोजीशन इख्तियार की कि वो लड़ने के लिए तैयार और काबिल थे, लेकिन जनरल याह्या खान की तरफ से हथियार डालने का हुक्म दिया गया और एक फ़र्ज शनास सिपाही की हैसियत से उनके पास इस हुक्म की अतात के सिवा कोई चारा नहीं था, हालांकि ये उनकी बेहतरीन सोच के खिलाफ था। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद, साबिक GOC 36 एडहाक डिवीज़न ढाका। नंबर 1 ये कि उन्हें 14 डिवीज़न से मुंतकिल होने के ख़ास मकसद के लिए GOC 36 एडहाक डिवीज़न के तौर पर मुकर्रर किया गया था और उन्होंने जानबूझकर उसकी मनसूबाबंदी नहीं की और इस बारे में अहम फ़ौजी असूलों के मुताबिक ज़ाती जद्दोजहद की कमी ज़ाहिर की। 2 ये कि उसी हैसियत में उन्होंने जानबूझकर लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी को मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों के दौरान ये नहीं बताया कि उनके पास ढाका के दफा के लिए वसाइल की कमी है, ख़ास तौर पर 19 नवंबर 1971 के बाद जब 53 ब्रिगेड को ढाका से फैनी भेजा गया। 3 ये कि उन्होंने बगैर मनसूबाबंदी के अचानक 93 ब्रिगेड को जमलपुर से ढाका की तरफ वापस आने का हुक्म देकर बड़ी बेतवजीही का मुजाहरा किया, हालांकि उन्हें यह मालूम था कि यह ढाका की हिफाजत कर रहा है, और इस गैर मनसूबाबंद इकदाम के नतीजे में 93 ब्रिगेड रास्ते में मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो गया, क्योंकि दुश्मन ने ब्रिगेड कमांडर और ब्रिगेड के एक बड़े हिस्से को गिरफ्तार कर लिया। 4 ये कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर लड़ने की हिम्मत और इरादे की कमी जाहिर की, क्योंकि उन्होंने मशरकी कमान के कमांडर के इस फैसले में खामोशी इख्तियार की कि भारतीय फ़ौज के सामने हथियार डाले जाएं, हालांकि उस वक्त वसाइल की कमी के बावजूद दुश्मन को तकरीबन 2 हफ्ते तक रोके रखना मुमकिन था। 5 ये कि उन्होंने जानबूझकर और उम्दी तौर पर पाकिस्तान वापस आने पर मुतलका हुकाम को उस हकीकत से आगाह नहीं किया कि उन्होंने 50,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी नोटों और दीगर फंड्स जो उनके पास या कंट्रोल में थे को 1971 की सुबह ढाका से निकाले जाने वाले बाद अफराद में तकसीम किया, और ये कि उन्होंने ये सब किस तरह किया, जिन पर मुकदमा चलना चाहिए। इस फहरिस्त में तीसरे हैं मेजर जनरल मोहम्मद रहीम खान, साबिक GOC 39 एडहाक डिवीज़न। मेन रिपोर्ट के हिस्सा 8 के बाब 3 के पैराग्राफ 9 से 11 में हमने मेजर जनरल रहीम खान GOC 39 एडहाक डिवीज़न के तर्ज अमल पर तबसरा करने का मौका पाया, जो अपनी डिवीज़न को छोड़कर चांदपुर से अपनी डिवीजनल हेडक्वार्टर को बेरोक टोक निकाल कर ले गए। अलबत्ता ये मशरकी कमान के कमांडर की इजाज़त से था, बगैर किसी मुतबादल के। उसके नतीजे में उनकी डिवीज़न मुंतशिर हो गई और उसकी जगह एक और हेडक्वार्टर, जिसे नारायण सेक्टर हेडक्वार्टर कहा जाता है, कि कमान ब्रिगेडियर के तहत लेनी पड़ी। हमने फिर ये जिक्र किया कि मेजर जनरल रहीम खान का अपनी फ़ौज को छोड़ देना और अपनी ज़िम्मेदारी के इलाके से बाहर मुंतकिल होना जाहिर करता है कि उनके खिलाफ मुनासिब इंक्वायरी की ज़रूरत है, ताकि ये तय किया जा सके कि क्या जनरल ज़िम्मेदारी की नाकामी या और बुज़दिली के मुर्तकब हुए हैं। हमने इस हवाले से देखने के लिए कुछ और नुकात भी शामिल किए थे।
चूँकि जनरल मोहम्मद रहीम खान जंग के दौरान मशरकी पाकिस्तान में सर्विसेज अंजाम देने वाले सीनियर अफसरान में से एक थे, उन्हें हालिया सेशन में अपनी हैसियत वाजे करने के मकसद से कमीशन के सामने खुद को पेश किया। जैसा कि 39 हैडॉक डिवीज़न की कार्रवाई की तफसील से देखा जाएगा, कमीशन इस जनरल ऑफिसर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। दस्तियाब मालूमात की रोशनी में हम अभी ये समझते हैं कि उन्हें दर्ज झैल इल्ज़ामात पर कोर्ट मार्शल के ज़रिए ट्रायल किया जाना चाहिए। नंबर 1, ये कि उन्होंने शर्मनाक बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए अपनी ज़ाती सलामती की खातर 8 दिसंबर 1971 को मशरकी कमान से अपनी डिवीज़न को छोड़ने और चांदपुर से अपने डिवीजनल हेडक्वार्टर को खाली करने की इजाज़त हासिल की, महज इसलिए कि चांदपुर को दुश्मन की तरफ से ख़तरा लाहक था, जिसके नतीजे में उन्होंने जंग के दौरान अपनी फ़ौज और अपनी जिम्मेदारी के इलाके को छोड़ दिया। 2, ये कि उन्होंने मुक्तिबानी के खौफ की वजह से दिन की रोशनी में चलने पर इसरार किया, जिसके नतीजे में उनके अपने हेडक्वार्टर के 14 नेवल रैंक और 4 अफसरान हलाक हो गए। इलामाजी कई दीगर अफराद और ख़ुद उन्हें भारतीय तैयारों की बमबारी के सबब चोटें आईं। 3, ये कि चांदपुर से भागने की बेचैनी में उन्होंने जानबूझकर कीमती सिग्नल का सामान छोड़ दिया, जिसके नतीजे में डिवीज़न का मवासलाती निज़ाम ख़त्म हो गया और उनके मातहत कमांडरों और फ़ौज को अपनी किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया। 4, ये कि 12 दिसंबर 1971 को उन्होंने ज़बानी तौर पर जनरल नियाज़ी, जमशेद और फरमान अली में परेशानी और मायूसी पैदा की, ये कहते हुए कि सब ख़त्म हो गया, चलें इसे ख़त्म करें, और ये कि मुक्तिबानी कत्लेआम कर सकती है। 5, ये कि उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान वापस आने पर GHQ को कोई डी ब्रीफिंग रिपोर्ट पेश करने से जानबूझकर गुरेज किया, ताकि चांदपुर पे अपने डिवीजनल हेडक्वार्टर से फ़रार होने के हालात को छुपाया जा सके, जिसके नतीजे में हुकाम को उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात करने पर मजबूर किया गया, जबकि उन्हें मशरकी पाकिस्तान में उनकी कारकर्दगी के बारे में कोई इल्म नहीं था। इस फहरिस्त में अगला नंबर है ब्रिगेडियर GM बाकर सिद्दीकी, साबिक चीफ ऑफ स्टाफ मशरकी कमान ढाका। 1, ये कि बतौर चीफ ऑफ स्टाफ मशरकी कमान उन्होंने जनरल नियाज़ी के खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात 1 से 9 में जिक्र करदा अमूर पर कमांडर मशरकी कमान को पेशा वराना खतूत पर मशवरा देने में जानबूझकर गफलत बरती। 2, ये कि उन्होंने जानबूझकर कमांडर मशरकी कमान के साथ मिलकर GHQ को गैर मकूल तौर पर मायूस कुन और खौफनाक रिपोर्ट्स और सिग्नल भेजने में मदद फराहम की, ताकि सरेंडर की इजाज़त हासिल की जा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों में नाकामी के बायस लड़ने की ख्वाहिश खो दी थी। 3, ये कि उन्होंने जंग के लिए मनसूबाबंदी के दुरुस्त असूलों का जानबूझकर ख्याल ना रखा। इस तरह के उन्होंने सिग्नल्स, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक, मेडिकल वगैरह जैसे मावन फौजी कमांडरों को मशरकी कमान के मनसूबे हतमी शक्ल दिए जाने से पहले मुकम्मल शिरकत से बाहर रखा, जिसके नतीजे में जनरल नियाज़ी को बर वक्त उन कमांडरों की मशावरत का मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिला। 4, ये कि उन्होंने कमांडर मशरकी कमान को भारतीय खतरे की फौरी नौयत और शिद्दत के बारे में सही मशवरा ना देकर जानबूझकर गफलत का मुजाहरा किया, हालांकि उन्हें अक्टूबर 1971 में रावलपिंडी में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई थी और उन्होंने इसी तरह कमांडरों को इस खतरे से निमटने के लिए फोर्सेज की दोबारा तरतीब की ज़रूरत के बारे में भी मशवरा देने में नाकामी दिखाई। 5, ये कि वो जंग के दरमियान कमान में अचानक तब्दीलियों के ज़िम्मेदार थे और अपने मतहत फार्मेशंस को उनके आला कमांडरों के ऊपर से अहकामात देने के लिए भी, जिसके नतीजे में जंग के अहम अयाम में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और कन्फ्यूजन पैदा हुई। इस फहरिस्त में अगला नंबर है ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात, साबिक कमांडर 107 ब्रिगेड 9 डिवीज़न। 1, ये कि बतौर कमांडर 107 ब्रिगेड उन्होंने जैसूर के किले के दफा के लिए एक दुरुस्त मनसूबाबंदी तश्कील देने में गफलत बरती। 2, ये कि गरीबपुर में जवाबी हमला करते वक्त उन्होंने दुश्मन की ताकत के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने में गफलत बरती और इस अहम ब्रिगेड के जवाबी हमले की क़यादत खुद नहीं की, जिसके नतीजे में उन्हें 7 टैंक खोने पड़े, उनके अफराद को भारी नुकसानात उठाने पड़े और जैसूर के किले का दिफा संजीदगी से खतरे में पड़ गया। 3, ये कि जब उन्हें इतला मिली कि दुश्मन के टैंक जैसूर के दिफा को तोड़कर आगे आ गए हैं, तो उन्होंने बगैर तस्दीक किए ही बेशर्मी से 6 दिसंबर 1971 को बगैर लड़े जैसूर का किला छोड़ दिया और दुश्मन के हवाले तमाम सप्लाई और गोला बारूद के डैम्प बगैर लड़ाई के दे दिए और अपनी यूनिट को भी किसी हुक्म के बगैर छोड़ दिया जो दुश्मन के साथ राब्ते में थी, जिसे अगली रात लड़ने के लिए खुद को बचाना पड़ा। 4, ये कि दुश्मन के साथ राब्ता छोड़ने के बाद उन्होंने जानबूझकर और इरादी तौर पर 9 डिवीज़न के GQC के वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए खुलना की तरफ वापस जाने का फ़ैसला किया, जबकि उन्हें जैसूर के दिफा में जबरन वापसी की सूरत में मगूरा जाने का हुक्म दिया गया था, जिसकी वजह से डिवीज़नल कमांडर के लिए दुश्मन के खिलाफ लड़ाई देना नामुमकिन हो गया।
इस लिस्ट में अगला नंबर है ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम न्याजी, साबक कमांडर 53 ब्रिगेड 39 एडहाक डिवीज़न। एक, ये कि बतौर कमांडर 53 ब्रिगेड उन्होंने अदम इक़दाम, अज़म और मनसूबाबंदी की सलाहियत में काबिल मजम्मत कमी का मुज़ाहरा किया, क्योंकि वो 4 दिसंबर 1971 को GOC 39 हैडाक डिवीज़न की जानब से दी गई हदायत के मुताबिक मुज़फ्फरगंज के दफा की तैयारी करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में ये जगह 6 दिसंबर 1971 के आसपास दुश्मन के कब्ज़े में आ गई, जिससे त्रिपुरा और चंदपुर के दरमियान मवासलाती लाइन को संजीदगी से ख़तरा लाक हुआ। 2, ये कि उन्होंने अदम जुर्रत, मनसूबाबंदी की सलाहियत और अज़म में काबिल मजम्मत कमी का मुज़ाहरा किया जब वो 6 दिसंबर 1971 को GOC के हुक्म के तहत मुज़फ्फरगंज से दुश्मन को निकालने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में 23 पंजाब के दस्ते और 21 AA के अनासर 11 दिसंबर 1971 को एक भारतीय यूनिट के सामने इंतहाई नागुफ्ता हालात में हथियार डालने पर मजबूर हुए, जबकि उनके पास पानी और खाने की कमी थी और गोला बारूद तकरीबन ख़त्म हो चुका था। 3, ये कि उन्होंने बेशर्मी से 9 दिसंबर 1971 के आसपास लक्ष्म के किले को छोड़ दिया, जिसका दिफा करना उनकी जिम्मेदारी थी। 4, ये कि उन्होंने 9 दिसंबर 1971 को लक्ष्म के किले से अपनी फ़ौज के निकलने की मनसूबाबंदी को सही तरीके से मुनज़्ज़म करने में सुस्ती का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 4000 अफराद में से तकरीबन 500 अफराद, जिनमें से खुद ब्रिगेड कमांडर और 39 बलूच के कमांडर तकरीबन 400 अफराद के साथ दुश्मन के सामने हथियार डालने पर मजबूर हुए, जब वो तकरीबन 3 मील को मेला से बाहर थे और नतीजतन 53 ब्रिगेड और उसकी तमाम बटालियन इसी तरह बिखर गई। 5, ये कि उन्होंने लक्ष्म में 124 बीमार और ज़ख्मी अफराद को छोड़ने में फ़ौजी अखलाकियात की जानब बेहिसी का मुज़ाहरा किया, जिसके साथ 2 तिब्बी अफसर भी थे जिन्हें किला के खाली करने के बारे में जान बूझ कर आगाह नहीं किया गया। 6, ये कि लक्ष्म के किले को छोड़ते वक्त उन्होंने जानबूझकर और इरादी तौर पर तमाम भारी हथियार, गोला बारूद के स्टॉक और सप्लाईज को दुश्मन के इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया, बगैर किसी इनकार के मंसूबे पर अमल किए। महकमाना कार्रवाई के मतकाजी केसेस। ब्रिगेडियर S. A. अंसारी, साबक कमांडर 23 ब्रिगेड डिवीज़न। इस अफसर ने 14 नवंबर 1971 को 23 ब्रिगेड का कमान संभाला और वो रंगपुर और दीनापुर के शहरी इजला के जिम्मेदार थे, सवाए उस छोटे इलाके हल्ली के जो 205 ब्रिगेड के कंट्रोल में था। शुरू से ही लगता है कि वो ज़मीन खो रहे थे। शुरू में ही बोरंगामारी के नुकसानात के साथ जो 14 या 15 नवंबर 1971 को भारतीयों के हाथों हमला हुआ, उसके बाद उसके फौजियों ने अहम मुकाम पर पिछागढ़ खो दिया, जिसकी बुनियादी वजह ब्रिगेडियर अंसारी की अपनी पोजीशन को दोबारा एडजस्ट करने की नाकामी थी। उन्होंने 28 से 30 नवंबर 1971 के दरमियान बगैर किसी मज़ामत के दुश्मन के सामने ठाकर गांव छोड़ दिया। उन पसपाइयों के नतीजे में इसे 3 दिसंबर 1971 को कमान से हटा दिया गया। उसके डिवीजनल कमांडर मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह ने उसकी जंग में कारकर्दगी के बारे में कम राय कायम की और हम इस राय की तौसीक करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हमारा ख्याल है कि उसने जुर्रत, क़यादत और अज़म के ख्वास का मुज़ाहरा नहीं किया। कमीशन महसूस करता है कि ये अफसर मज़ीद सर्विस के लिए मौजू नहीं है। दूसरे हैं ब्रिगेडियर मंजूर अहमद, साबक कमांडर 57 ब्रिगेड 9 डिवीज़न। इस अफसर ने जंग को मौसर तरीके से नहीं चलाया और जेनदा के किले को बगैर लड़ाई के खो दिया, जिसकी वजह यह थी कि वो कोट चंद्रपुर में दुश्मन के ब्लॉक को साफ करने में नाकाम रहे। फिर डिवीजनल तस्वर के बरखिलाफ और बगैर अहकामात के उन्होंने अपनी ब्रिगेड को डिवीजनल इलाके से निकाल लिया और उन्हें 16 डिवीज़न के तहत रखना पड़ा और अपने मरकज़ी हेडक्वार्टर से अलग हो गए और आखिर तक उसी हालत में रहे। लिहाजा वो जंग में कोई तावन नहीं कर सके और उनकी कारकर्दगी ने यह तासर दिया कि वो जंग में हिचकिचाहट का शिकार हैं, वो मज़ीद सर्विस के लिए मौजू नहीं लगते। अगले अफसर हैं ब्रिगेडियर अब्दुल कादिर खान, साबक कमांडर 93 ब्रिगेड 36 डिवीज़न। ब्रिगेडियर अब्दुल कादिर खान का काम और रवैया कमीशन की तवज्जो में 2 हैसियतों में आया, यानी ढाका में बैनुल खिदमाती स्क्रीनिंग कमेटी के सदर के तौर पर और बाद में 36 डिवीज़न के तहत 93 आर्जी ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर। पहली हैसियत में वो फौजी और शहरी अमले की स्क्रीनिंग के जिम्मेदार थे, साथ ही उन गैर सरकारी अफराद की भी जो या तो अवामी लीग की तहरीक के दौरान मुनहरफ हो गए थे या जिनका किसी और तरीके से मनफी तासर सामने आया था। इल्ज़ामात आयद किए गए कि उसकी तहवील में कुछ अफराद बगैर मुकदमा के और बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के ख़त्म कर दिए गए। ताहम इल्ज़ामात को इस हद तक साबित नहीं किया गया कि उन पर ज़ाती तौर पर जिम्मेदारी हायद हो सकेगी। 93 आर्जी ब्रिगेड के कमांडर की हैसियत से उन्हें भारतीयों ने ढाका की तरफ मेमन सिंह से वापस आते वक्त गिरफ्तार किया, जैसा कि मशरकी कमान के अहकामात थे। कमीशन ने महसूस किया कि उनका सर्विसेज में मज़ीद बरकरार रहना अवामी मफाद में नहीं होगा। हमें GHQ के नुमाइंदे ने बताया कि ये अफसर अब रिटायर हो चुके हैं। दीगर अफसरान की कारकर्दगी। लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी
जनरल जमशेद और जनरल रहीम खान के अलावा जिनके केसेस का हमने पहले पैराग्राफ में जिक्र किया, वहाँ 4 और जनरल अफसरान थे जो मशरक़ी पाकिस्तान में सरेंडर के वक्त खिदमात अंजाम दे रहे थे, यानी मेजर जनरल M.H. अंसारी GOC 9 डिवीज़न, मेजर जनरल काजी अब्दुल माजिद GOC 14 डिवीज़न, मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह GOC 16 डिवीज़न और मेजर जनरल राव फरमान अली मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर के मशीर। इसी तरह ब्रिगेडियर्स के अलावा जिनका हमने पहले पैराग्राफ में जिक्र किया, वहाँ 19 दीगर ब्रिगेडियर्स भी थे जो मुख्तलिफ हैसियतों में ब्रिगेड कमांडर्स या तकनीकी हथियारों के कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। आखिर में एक बैरिया का रेयर एडमिरल था जिसकी मदद करने वाले 3 कमांडर और एक एयर कमोडोर थे जो मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स की कमान कर रहे थे। जबकि हम मेजर जनरल राव फरमान अली के केस को अलग से देखेंगे क्योंकि उन्होंने मुतलका वक्त में किसी फ़ौज की कमान नहीं की। हम ये कहने से बाज नहीं रह सकते कि 1971 की जंग से पहले और दौरान मशरक़ी पाकिस्तान तैनात तमाम सीनियर अफसरान को पाकिस्तान आर्मी की शिकस्त के असबाब और कमज़ोरियों के लिए इज्तमाही तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ताहम उनकी इनफरादी ज़िम्मेदारी का जायज़ा लेते वक्त कमीशन को मशरक़ी कमान की तरफ से अपनाई गई नज़रियात और रवैयों, मर्दों और साजो सामान की तस्लीम शुदा कमी और कमज़ोरियों जो उन्हें दुश्मन के वसी वसाइल के मुकाबले में दरपेश थीं और अमूमी बेहौसलगी का भी नोटिस लेना पड़ा जो रावलपिंडी में आर्मी हाई कमान और ढाका में कमांडर मशरक़ी कमान की तरफ से गैर जिम्मेदाराना अमाल की वजह से पैदा हुई। आखिर में एक तवील और विरसे में मिली रवायत का बदकिस्मत पहलू भी था जिसमें आला कमान के लिए बेसवाल वफादारी और अतात की रवायत ने ज़्यादातर अफसरान को हाई कमान की जानब से किए गए अहम फैसलों और इकदामात की सेहत पर सवाल उठाने से रोका, बशमूल हतमी हथियार डालने के अमल के। चंद अफराद के अलावा मशरक़ी पाकिस्तान में काम करने वाले अफसरान और फौजियों की बड़ी तादाद ने हतमी फ़ैसले को बगैर किसी नाफरमानी के कबूल किया, हालांकि उनमें से ज़्यादातर यकीनी तौर पर आखिरी दम तक लड़ने और पाकिस्तान की शान के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार थे। उन अवामर और हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन सीनियर अफसरान की इनफरादी कारकर्दगी और रवैये का जायज़ा लिया है, जैसा कि मरकज़ी रिपोर्ट और इस ज़िमनी रिपोर्ट के मुतलका हिस्सों में ज़ाहिर होगा। हमने रोज़ बरोज़ तरक्की पजीर फ़ौजी वाक़यात का कुछ तफसील से जिक्र किया है और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इनका फ़ौजी सर्विस में मज़ीद बरकरार रहने की सलाहियत पर मनफी तबसरा गैर मुनसिफाना होगा। हमने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि किसी अफसर को ख़ास तौर पर तारीफ़ के लिए नुमाया किया जाए। हालांकि ये कहना ज़रूरी होगा कि कई मामलात में अफसरान ने अपनी मामूल की जिम्मेदारियों से बढ़कर वक़्फ़ और बहादुरी के साथ काम किया। अब नंबर है जी छोटे अफसरान की कारकर्दगी और रवैये का। चीज़ों की नोयत के अतबार से कमीशन को ब्रिगेड की सतह से नीचे के अफसरान के रवैये और कारकर्दगी का तवील जायज़ा लेने की हैसियत नहीं थी। हालांकि कुछ केस ऐसे ज़रूर थे जिनकी कारकर्दगी का बराह रास्त असर मुख्तलिफ माज़ों पर लड़े जाने वाले अहम मार्कों की किस्मत पर पड़ा या जहां उनके रवैये ने इखलाकी नज़म व ज़ब्त की हदूद को पार किया। ऐसे मामलात हमारी रिपोर्ट के मुतलका हिस्सों में जिक्र किए गए हैं, लेकिन आम तौर पर उन छोटे अफसरान के मामले को उनकी मुतलका सर्विस हेडक्वार्टर के सुपुर्द छोड़ देना चाहिए जिन्होंने उनसे तफसीली रिपोर्टें हासिल करने की हिदायत की हैं और उनकी कारकर्दगी के बारे में उनके फौरी बाला अफसरान के पास भी मालूमात हैं। मेजर जनरल फरमान अली का किरदार। इस बाब का इख्तिताम करते हुए मेजर जनरल फरमान अली के किरदार के बारे में मुख्तसर तबसरे करना गैर मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उन्हें बैनुल अक़वामी प्रेस और बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए कई सियाक़ो सबाब में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया। ये अफसर 28 फरवरी 1967 से 16 दिसंबर 1971 तक मशरक़ी पाकिस्तान में मुसलसल मौजूद रहे। वो 28 फरवरी 1967 से 25 मार्च 1969 तक ब्रिगेडियर के ओहदे पर 14 डिवीज़न के आर्टिलरी कमांडर रहे। 25 मार्च 1969 को जनरल यहिया खान की जानब से मार्शल लॉ के नफाज के बाद उन्हें जोनल एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर में ब्रिगेडियर सिविल अमूर के तौर पर मुकर्रर किया गया। बाद में उन्हें उसी ओहदे पर मेजर जनरल के दर्जे पर तरक्की दी गई। 4 जुलाई 1971 से 3 दिसंबर 1971 तक उन्होंने मेजर जनरल सियासी अमूर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दी और उसके बाद 14 दिसंबर 1971 तक मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर के मशीर के तौर पर काम किया, जब उन्होंने डॉक्टर A.M. मालिक के इस्तीफ़े पर यह ओहदा छोड़ दिया। ये जनरल यहिया खान के मार्शल लॉ के नफाज के बाद से मेजर जनरल फरमान अली के ओहदों में मुज़मर था कि वो फ़ौजी अफसरान और मुख्तलिफ सतहों और दर्जों के मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ सिविल अहदेदारों और सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते में रहेंगे। उन्होंने कमीशन के सामने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया कि वह 25 मार्च 1971 की फ़ौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी में शामिल थे और उसके अलावा फ़ौजी हुकूमत के ज़रिए सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए उठाए गए सियासी इक़दामात में भी शामिल रहे।
जिनमें कौमी और सूबाई असम्बलियों की एक बड़ी तादाद में अवामी लीग के अरकान की नाअहली के बाद होने वाले मुजव्वज़ा ज़िमनी इंतखाबात शामिल हैं। ताहम जनरल की जानब से पेश करदा तहरीरी बयान का तफसीली मुताला करने और उनके सामने आने के दौरान जिन तवील जरा का सामना करना पड़ा और मशरक़ी पाकिस्तान के दीगर गवाहों से मसूल शवाहिद की रोशनी में हमने ये राय कायम की है कि मेजर जनरल फरमान अली ने मुख्तलिफ ओहदों पर एक ज़हीन, नेक नीयती और मुखलस अमले के अफसर के तौर पर काम किया और किसी भी मरले पर उन्हें जनरल यहया खान के गिर्द मौजूद और उनकी हमायत करने वाले अंदरूनी फ़ौजी हुंता का रुकन समझा नहीं जा सकता। हमने ये भी पाया कि किसी भी मरले पर उन्होंने अवामी अखलाकियात, दुरुस्त सियासी बसीरत या इंसानी हमदर्दी के लिहाज से मुतज़ाद इक़दामात की ना तो मशवरा दिया, ना ही खुद उनमें शिरकत की। इस तनाज़ुर में हमने इस रिपोर्ट के पिछले बाब में शेख मुजीबुर रहमान की जानब से ये इल्ज़ाम लगाने से पहले ही काफ़ी तूल व अर्ज़ से तबसरा किया है कि जनरल फरमान अली मशरक़ी पाकिस्तान के सब्ज़े को सुरख रंगने की ख्वाहिश रखते थे और हमने ये पाया है कि पूरा वाक़या जान बूझ कर मसक किया गया है। जंग के नाज़ुक क़याम में इस अफसर की फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए कोई बराह रास्त ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर और मशरक़ी कमान के कमांडर के साथ करीबी तौर पर वाबस्ता रहे। यही वजह थी कि उस वाक़े में शामिल हो गया जिसे फरमान अली वाक़या कहा गया। जैसा कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान में सरेंडर की तफसीलात से मुतल्लक़ बाब में देखा, मेजर जनरल फरमान अली की जानब से 9 दिसंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे जाने के लिए तस्दीक शुदा पैगाम को मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर ने मंजूर किया था, जिन्होंने उस मकसद के लिए पाकिस्तान के सदर जनरल यहया खान से पहले से इख्तियार और क्लियरेंस हासिल की थी ताकि मशरक़ी पाकिस्तान में तस्फिया और जंगबंदी के लिए तजावीज़ तैयार की जा सकें। उन हालात में इस पैगाम की तसनीफ़ और भेजने की ज़िम्मेदारी इस अफसर पर नहीं डाली जा सकती। दर हकीकत उन्होंने उस वक्त अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अदालत के सामने पेश होने का मुतालबा किया था। जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आए हैं, ऐसी किसी भी इंक्वायरी या मुकदमे की ज़रूरत नहीं रही। मेजर जनरल फरमान अली मशरक़ी कमान के हेड क्वार्टर में मौजूद थे जब भारतीय अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी से सरेंडर की तफसीलात पर बातचीत करने के लिए मिलने आए। जिन तफसीली हिसाबात ने हमारे सामने उन दोनों अफसरान के रवैये और तर्ज़ अमल की वजाहत की है, उनकी रोशनी में हम बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये राय रिकॉर्ड करते हैं कि तमाम मुतल्लिक़ा औक़ात में जनरल फरमान अली ने लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी को दुरुस्त खतूत पर मशवरा दिया और अगर उनका मशवरा कबूल कर लिया जाता तो बाद शर्मनाक वाक़यात से बचा जा सकता था। हमने ये भी जांच की है कि भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल मोनक शाह ने मेजर जनरल फरमान अली को बाद इश्तिहारात में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर के तौर पर क्यों मुखातब किया। ऐसा लगता है कि 8 या 9 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी को अपने कमांड बंकर के बाहर नहीं देखा गया और BBC ने यह नशरियात की थी कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान छोड़ दिया है और मेजर जनरल फरमान अली ने पाकिस्तान आर्मी की कमान संभाल ली है। इसी वजह से भारतीय कमांडर ने मेजर जनरल फरमान अली को सरेंडर करने की दावत दी। हमें इत्मीनान है कि मेजर जनरल फरमान अली ने किसी भी वक्त भारतीय जनरल के साथ किसी किस्म की मौसलात में हिस्सा नहीं लिया। सूरत हाल किसी सूरत में भी उस वक्त दुरुस्त होगी जब लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी ने होटल इंटरकॉन्टिनेंटल ढाका में गैर मुल्की सहाफ़ियों के सामने अवामी तौर पर अपना मुजाहरा किया। जनरल न्याजी की जानब से कमीशन के सामने एक इल्ज़ाम लगाया गया कि जनरल फरमान अली ने अपने भतीजे के ज़रिए मशरक़ी पाकिस्तान से एक बड़ी रकम तकरीबन 60,000 रुपये भेजी, जो कि फ़ौज में हेलीकॉप्टर पायलट था और 16 दिसंबर 1971 की सुबह सवेरे ढाका छोड़ गया। हमने मेजर जनरल फरमान अली को इस इल्ज़ाम और कुछ दीगर अमूर के बारे में वजाहत के लिए तलब किया। उन्होंने वजाहत की कि 60,000 रुपये की ये रकम पाकिस्तान के सदर की जानब से मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर को दी गई थी ताकि वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक खर्च करें। जब मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर तकरीबन 14 दिसंबर 1971 को मुस्ताफ़ी हो गए तो मेजर जनरल फरमान अली, जो गवर्नर के मशीर थे, उस रकम के लिए ज़िम्मेदार बन गए। उन्होंने इस्लामिया प्रेस ढाका को 4,000 रुपये की अदायगी की और ये अदायगी गवर्नर के मिलिट्री सेक्रेटरी के इल्म में थी, जो भी पाकिस्तान वापस भेजा गया था। बाकी 56,000 रुपये में से मेजर जनरल फरमान अली ने 16 दिसंबर 1971 की सुबह ढाका से इनखला के वक्त मेजर जनरल रहीम खान को 5,000 रुपये की अदायगी की ताकि वो उस रकम से ना सिर्फ अपने बल्कि उन दीगर अफराद के खर्च भी पूरे कर सकें जो उनके साथ निकाले जा रहे थे। मेजर जनरल फरमान अली ने बताया कि मेजर जनरल रहीम खान ने उन्हें दी गई 5,000 रुपये की रकम का हिसाब दिया था। इस्लामिया प्रेस ढाका और मेजर जनरल रहीम खान की गई अदायगियों के बाद मेजर जनरल फरमान अली के पास 51,000 रुपये बाकी रह गए थे, जो उन्होंने 16 दिसंबर 1971 को ढाका रवानगी के वक्त अपने भतीजे मेजर अली जावेद को जिस्मानी तौर पर हवाले किए। पाकिस्तान आने के बाद मेजर जनरल फरमान अली ने 46,000 रुपये हुकूमत के ख़जाने में जमा कराए और ख़जाने की रसीद ब्रिगेडियर काजी डायरेक्टर पे एंड अकाउंट्स GHQ को फराहम की। उन्होंने बाकी 5,000 रुपये का दावा किया जो मशरक़ी पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से अपनी बीवी और ख़ानदान की रिहाइश के लिए किराए की रकम के तौर पर मंजूर किया गया था।
उन्होंने बयान किया कि मंजूर शुदा अलाउंस 1400 रुपये माहाना था और मुतलका मुद्दत 12 माह थी, जिसकी बुनियाद पर वो 15,000 रुपये का दावा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये का दावा किया। हम मेजर फरमान अली की फ्राहम करदा वजाहत से मुतमिन हैं, क्योंकि उनके बयान करदा हक़ाइक़ आसानी से तस्दीक शुदा हैं और हमें नहीं लगता कि उन्होंने कमीशन के सामने इस हवाले से गलत बयानी की होगी। इन वजूहात की बिना पर हम ये समझते हैं कि मेजर जनरल फरमान अली की मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी पूरी खिदमात के दौरान कारकर्दगी और तर्ज अमल पर कोई मनफी तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है।